नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है और यह मामला डोरंडा ट्रेजेडी से 139 करोड़ रुपए की निकासी से जुड़ा है, जिसमें लालू यादव को दोषी ठहराया गया और उनकी सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा। और इस मामले में कोर्ट ने 24 लोगों को बरी भी कर दिया है और चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला साल 1990 से 1995 के बीच का है और अब तक लालू यादव को 950 करोड़ रुपए के चारा घोटाले से जुड़े 5 में से 4 मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। और यह मामला साल 1996 में उस वक्त सामने आया था जब कुछ सरकारी अधिकारियों ने फर्जी खर्चे की रिपोर्ट्स जमा की थी और डोरंडा कोषागार से ये करोड़ों रुपए निकाले गए और बिना वेरिफिकेशन के फर्जी खर्च की रिपोर्ट भी दिखाई गई। और यह घोटाला सामने आने के बाद लालू प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और 1970 के दशक के मध्य में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल पूरा करने वाले जगन्नाथ मिश्रा पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था और लालू यादव की सजा का ऐलान अब 21 फरवरी को होगा। और वहीं खबर अब यूक्रेन से है, जहां पर यूक्रेन को लेकर दिनों दिन संकट गहराता जा रहा है और जंग छिड़ने की संभावना को देखते हुए कई देशों ने पहले ही अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन से बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं। और इस बीच रूस की ओर से संभावित हमले के खतरे को देखते हुए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने कर्मचारियों को दूसरी जगह पर स्थानांतरित कर दिया है और वैश्विक संस्था ने यूक्रेन में अस्थायी तौर पर रहे अपने स्टाफ को सुरक्षा के ख्याल से दूसरी जगह पर भी शिफ्ट कर दिया। हालांकि विश्व बैंक और आईएमएफ की ओर से यह भी कहा गया है कि वो यूक्रेन को अपना समर्थन देना जारी रखेंगे और वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी इंटरनल मेमो में यह भी बताया गया कि रूसी आक्रमण के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच उन्होंने यूक्रेन से कुछ कर्मचारियों को अस्थायी रूप से स्थानांतरित कर दिया, लेकिन दोनों संस्थानों ने कहा कि यूक्रेन को उनका समर्थन देना अभी भी जारी रहेगा। और विश्व बैंक ने इंटरनल मेमो में यह भी कहा था कि उसने अस्थायी रूप से यूक्रेन में स्टाफ मिशन को निलंबित कर दिया और यूक्रेन की सीमा के पास स्थिति की बारीकी से निगरानी भी कर रहा है। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूक्रेन सीमा के पास रूस ने भारी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती की हुई है और उधर आईएमएफ के एक प्रवक्ता ने कहा है कि संस्था अस्थायी तौर से यूक्रेन में अपने रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव वहराम स्टेपिनियन को देश से बाहर शिफ्ट कर दिया है। और वहीं मुंबई में डी कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छानबीन चल रही है और इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसी ऐसे कई नेता जिनके तार डी कंपनी से जुड़े हुए हैं उनके प्रॉपर्टी और पैसे ट्रांजैक्शन संबंधित जांच भी कर रही और ये ऑपरेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा एफआईआर के आधार पर की गई और ईडी मुंबई और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और ये पिछले मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े जिसमें गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम सहयोगी शामिल है और एक संपत्ति सौदा है जो जांच के दायरे में, जिसमें महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ राजनेता भी कथित रूप से अन्य लोगों के साथ शामिल है। और वहीं सूत्रों की माने तो ईडी की एफआईआर में कहा गया है कि दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र और आसपास संगठित अपराध ग्रुप चला रहा है और इस संगठित अपराध ग्रुप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर अवैध कब्जे और अन्य आपराधिक गतिविधियों की जा रही और मुंबई और आसपास के इलाके के कुल 10 जगहों पर छापेमारी हो रही और यह छापेमारी अंडरवर्ल्ड से लोगों के ठिकानों पर की जा रही है। और वहीं अब खबर राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को कहा है और न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार को यह निर्देश दिया है कि साथ ही और पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि नौकरियों में आरक्षण देना या नहीं देने का फैसला राज्य का विशेष अधिकार है। और जोधपुर पीठ ने सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियों में
ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण तय करने और 4 महीने के अंदर इससे संबंधित अन्य तौर तरीकों को निर्धारित करने के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक बनने की इच्छा रखने वाले और इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य की याचिका पर अपना ये फैसला सुनाया। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि ट्रांसजेंडर समाज के लिए कर्नाटक की सरकार ने एक अहम कदम उठाया था और कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और वहीं सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना जारी की गई थी और अधिसूचना नोट में लिखा गया था कि ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के मामले में नौकरी पुरुष या महिला को एक ही श्रेणी से दी जा सकती है।